चलो ठीक है। आपको बता दिए कि सबसे पहले आपको एक काम करना है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था कि अगर इंडियन नेवी का फॉर्म डालना है, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म डालना है या एनडीए का फॉर्म डालना है। एनडीए में तो चलो ठीक है, लगता नहीं है निवास वाला सर्टिफिकेट, लेकिन नेवी में और एयरफोर्स दोनों में लगता है। एयरफोर्स में कंपलसरी नहीं होता, नेवी में कंपलसरी दे रखा है। उसका कारण है क्योंकि नेवी की जो वैकेंसी आती है और उसका जो रिजल्ट लगता है वो स्टेट वाइज लगता है। यूपी का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, झारखंड का अलग, राजस्थान का अलग, एमपी का अलग, अलग अलग मेरिट लगती है इनकी। और सबसे मेरिट जाती है कम छत्तीसगढ़ की। तो बहुत से लोग क्या है कि अपने आप को छत्तीसगढ़ का बता के मेरिट का फायदा ले जाते हैं। इस वजह से निवास प्रमाण पत्र का लगना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। समझ गए ना आप? यही कारण है कि आपका निवास भी मांगते हैं। बिना निवास के ये आपको वैलिड करेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जल्दी बनवाना हो तो एक दिन में बन जाएगा। अगर आप जा रहे हैं तो जैसे कि आप कोई भी आपका जैसे कचहरी पड़ती हो, कचहरी पे आप पहुंच जाइए, वकील को दे दीजिए। जब करना है तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये नीचे दे आओ और नंबर 1 में दे के आना, कैलाश सर पढ़ा रहे होंगे उनको। चलो इसीलिए फिर हम बता रहे हैं आपके फॉर्म के बारे में। अब के जो फॉर्म निकलने वाले हैं जनवरी में आ जाएंगे सभी दोबारा से। एयरपोर्ट्स की वैकेंसी आ जाएंगी जनवरी में, लास्ट जनवरी में। एंड उसके साथ साथ नेवी की तो फरवरी के लास्ट में आएंगी। एनडीए का तो चले आने ही वाला है। ये सब चीज़ें जो होंगे तो ये तभी भर पाएंगे आप फॉर्म जब का आपका आधार कार्ड जो होगा वो लिंक होगा मोबाइल नंबर से। समझ रहे हैं? उसका कारण ये होगा कि अब आगे चल के जो आपके एडमिट कार्ड आते हैं वो आपको बाई प्रिंट नहीं आएंगे। एडमिट कार्ड आएंगे भाई, मतलब ओनली मैसेज आएगा मोबाइल पे। उस मैसेज में पासवर्ड आएगा, वो बस जाके भरना होगा। समझ रहे हैं आप? जब आप लिंक को खोलेंगे, आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा, पास के आपके पास पासवर्ड लिख रहा होगा, पासवर्ड डालेंगे, हम लगाएंगे, फिर एक उंगली लगाएंगे, सुई खुल जाएगी इसकी। केवल इससे एंट्री होगी। समझ रहे हैं आप? और किसी भी चीज़ से एंट्री नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखना। इसीलिए अपने अपने आधार से लिंक करा लीजिएगा मोबाइल नंबर को। नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लिंक कराने के बाद देख लीजिएगा उसमें कोई ऊंच नीच करने के बाद आपको मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैसेज नहीं मिल रहा हो तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, एक ये काम कर लीजिएगा। बट तुम लोग समझते कहाँ हो, बात मानते ही नहीं है। लेट आते हैं। जल्दी जल्दी क्लास में बता देता हूँ मैं, कभी कभी बीच में बता देता हूँ, कभी स्टार्टिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रोज इन चीज़ों को बताएंगे आपको, तो एक दिन आप ही कहेंगे कि यार ये सर पढ़ाइए, क्लास लीजिए। रोज रोज उन्हीं चीज़ों को आप दोहराते रहते हैं। इसलिए महीना छठे चौमासे में बताते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है बातें। चलो, हमारा जो चल रहा था वो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? थर्मोडायनेमिक्स में हमने कार्नोट इंजन पढ़ लिया था। पढ़ लिया था। क्या चल रहा था दोस्तों? कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो हमने 100% लिख ली थी, उसमें कोई दोहराए तो नहीं है। उसके साथ साथ ये लिख लिया था कार्नोट इंजन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड होता है। और कार्नोट इंजन में थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ लगता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें कार्नोट इंजन में डब्ल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। वर्क डन जो होता है जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू जो होता है वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। समझ गए आप? ये कार्नोट इंजन में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऐसे लगता है। समझ गए? ये फर्स्ट लॉ फॉर कार्नोट इंजन, याद रखिएगा। थर्मो फर्स्ट लॉ लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। इस बार एक बार नोट कर लो इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल गया होगा, देख लिया? यूट्यूब पे अपलोड मार दी थी वो वीडियो, कल वाली, दोनों मैथ एंड फिजिक्स की। पीडीएफ भी आ गई होगी आपके, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मिल जाएगी आपको। अपलोड हो गई है, तो वो नहीं आ पाया, आएगा, लेकिन आज आ जाएगा। वर्क थोड़ा सा हैवी चल रहा है उस पर,
प्रोसेसर डाउन था, उसका लिखने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने उसको लाइव नहीं किया था। किए तो थे आपने, देखे नहीं, लेकिन बार बार चेक हो रहे थे वो, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का। चलो करें, स्टार्ट करें। चलिएगा, थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं प्रोसेस। डालो प्रोसेस यानी प्रक्रम, प्रोसेस यानी प्रक्रम। आपने तो ले रखा है ना ऑनलाइन बैच में, क्लास अपलोड हो गई हैं, कई क्लास हैं, बढ़िया बढ़िया क्लास है, बहुत ही वेरेंट। चलो डालो प्रोसेस यानी प्रक्रम। प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, पहले पढ़ने से पहले। देखो, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर करना। अगर किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए कौन से रूल को अप्लाई किया आपने? हीट ट्रांसफर करते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, या प्रेशर कांस्टेंट रखा, या फिर हीट ही ट्रांसफर नहीं हुई? इसीलिए इनको हम मुख्यतः 3 प्रोसेस, लेकिन एक और प्रोसेस होता है जिसमें हीट ही ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए इनको 4 प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। कवर करें इनको, तो डालिए। हीट को ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल इसी में लिखना है, हीट को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है, ऐसे लिख लेना, हीट को ट्रांसफर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, उसको उसको हीट ट्रांजैक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हीट ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ऊष्मीय स्थानांतरण प्रक्रम के नाम से जानते हैं। इसके लगाने से सिर में दर्द स्टार्ट हो गया। तुम लोग सो रहे होंगे, तब से क्लास ले रहा हूं लगातार। सुबह 3 बजे से क्लास चल रही है, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप पढ़ाया 4 घंटे। उसमें आपका वो है ना न्यूटन्स लॉ, पूरा खत्म किया, फिर मैं पेन कर रहा अभी। चलिए करें स्टार्ट। देखो, कवर करिएगा बढ़िया तरीके से। सबसे पहले डालेंगे आप फर्स्ट। देखो, हमारा थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है, थोड़ा आपके किताबों से भी मैच नहीं करेगा और ना ही मैच करेगा आपके किसी बोर्ड क्लास से, क्योंकि मैं एक प्रोसेस का नाम लिखाऊंगा तो उसकी डेफिनेशन के लिए नहीं, उसमें 8 से 10 पॉइंट लिखाने वाला। कौन कौन से 8 से 10 पॉइंट? एक तो नंबर 1, पहला, ये प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट होती है। दूसरा, इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का मान बताओ। तीसरा, इस प्रोसेस में पीवी बराबर एनआरटी किस प्रकार रोल निभाता है। चौथा, इस प्रोसेस में पी बराबर एनआरटी जिस प्रकार रोल निभाता है तो जो बच जाते हैं उनके बीच में ग्राफ कौन सा होगा। पांचवा, इस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कैसे काम करता है। छठवां, ये प्रोसेस किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है। सातवां, इस प्रोसेस को किस वैज्ञानिक ने डिफाइन किया। आठवां, ये प्रोसेस और किसी अन्य प्रोसेस की तरह काम करता है। नौवां, इस प्रोसेस में कौन कौन सी युक्तियों का यूज किया जाता है। इन सब पॉइंटों को हम समझेंगे। नौवां, इस प्रोसेस में और किन किन युक्तियों का यूज किया जाता है। तो यानी ये सब चीजें कवर करने वाले हैं प्रत्येक प्रोसेस में, लेकिन हर एक प्रोसेस में ये 8-9 पॉइंट नहीं आएंगे, किसी में 6 ही रह जाएंगे, क्योंकि उसमें युक्तियां ही नहीं होती। फिर लिखाओगे क्या कि इसमें युक्तियां नहीं होती? ऐसे तो नहीं लिखोगे। जो चीज होगी वो मैं लिखा दूंगा, जो चीज नहीं होगी उसे हम छोड़ देंगे। बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें ताप नियत रहता है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। साथ साथ लिख लो, इसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दूसरा पॉइंट समझो यहाँ पे। आप जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, जानते हो? इंप्लाइज दैट, देखो इंप्लाइज दैट का मतलब होता है पूरा क्वेश्चन पलंग फेंक दिया। इक्वल का मतलब होता है आमने सामने। तो यहां से हम पीवी बराबर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं। यथ तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें जो चीज कांस्टेंट है उनके बीच में ग्राफ, पीवी ग्राफ। और पीवी ग्राफ आ रहा है पी प्रोपोर्शनल टू बी। क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल हाइपरबोला दिखाई दे रहा है? ये आ गया समकोणीय अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय, राइट एंगल हाइपरबोला। ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ इस तरीके से डिजाइन होगा, ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, ये ग्राफ बन गया। क्या ये P प्रोपोर्शनल टू 1/V। सर आप डायरेक्ट कैसे बना देते हो? उसके कई कारण है। नंबर एक, मैथ, आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल हाइपरबोला का कैसे ग्राफ बनता है। क्या सर जी राइट एंगल हाइपरबोला का तो यूं बनता है, फिर नीचे क्यों ना बनाया आपने? ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम किसी का नेगेटिव हो सकता है? वॉल्यूम किसी का जीरो तो हो नहीं सकता, तो जीरो नहीं हो सकता, हो जाता तो आइडियल गैस नहीं मिल जाती। समझ रहे नहीं समझ रहे? और इधर प्रेशर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए नीचे वाला ग्राफ नहीं बनता। ध्यान रखोगे? ओके, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अगला आता है हमारे पास, कौन सा पॉइंट पे पहुंच गए? 3, चौथा ग्राफ। अगला फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ नहीं है फोर्थ ही होगा, ग्राफ में तो आई है वो। 4 पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या जीरो होता है? इसमें क्या जीरो होता है? आपको डायरेक्ट पूछ जाएंगे ये क्वेश्चन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम है, और टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी। कौन डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो इसमें डेल्टा यू जीरो होता है। मजेदार बात यह है, यानी टेम्परेचर जीरो रहेगा तो इंटरनल टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं। मैं कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप उसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, बिना खिलाए बढ़ा सकते हैं? बस वही है। अगर आप इंटरनल एनर्जी दोगे, इंटरनल एनर्जी मतलब खाने के लिए कुछ दोगे, तो उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका डेल्टा यू क्या होगा? जीरो होगा। बरोबर है एकदम। उसके बाद आ जाता है पांचवा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कैसे लगता है? इसमें थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा? ये क्वेश्चन आया। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें डेल्टा यू क्या हो गया? तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर, यानी ये तो बहुत बेकार है मशीन, आइसोथर्मल मशीन बहुत बेकार होती है, जो कुछ भी डाल रहे हैं सब साइलेंसर से बाहर आ रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा। कहने का मतलब है टंकी का कनेक्शन कर दीजिए, इंजन से होते हुए पेट्रोल जो आ रही है वो साइलेंसर तक, आप टंकी में डाल रहे हैं वो साइलेंसर से बाहर आ रही है, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी में कोई प्रभाव। तो इसको सबसे वेस्टेज वाला इंजन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रोसेस है जो सबसे खराब है, तो अभी तो बता पा रहे हो आप, आज की क्लास से पहले आप घूम जाते हैं यार, खराब कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस प्रोसेस सब एक जैसे होते हैं। कौन सा होता है? आइसोथर्मल सबसे खराब होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आइसोबैरिक जो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, उसे हम कार्नोट इंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें डब्ल्यू जीरो रहता है। टोटल दी गई ऊर्जा सीधे इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है डायरेक्ट, पूरा 100 का 100%। इसका कोई यूज नहीं, खराब इंजन है ये, प्रैक्टिकल यूज कैसे? न तो इसका है, किसी का भी नहीं है, किसी भी प्रोसेस का प्रैक्टिकल यूज नहीं, सिर्फ एक का है एडियाबैटिक प्रोसेस का, क्या? थर्मस। हाँ, यूवी नहीं जीरो होगा, डब्ल्यू जीरो नहीं होगा, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा, बट ये मान सकते हैं आप उसे। ठीक है, चलो यहाँ 5वें पॉइंट तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इतना ही कर लो और मैं मौखिक मौखिक लिखा दूंगा। लिखो पहले, नोट करो। कहाँ तक नोट करवा दिया था मैंने आपको? पहला करा दिया था, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहां तक आ गया। दूसरा लिखो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण के लिए तो वैज्ञानिक और हुए थे
जब ये प्रोसेस हम पढ़ रहे थे उसी समय वो पैदा हुए थे। कौन कौन से? एक बॉयल थे और एक चार्ल्स थे। कौन कौन? बॉयल एंड चार्ल्स। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज क्या रहता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में बॉयल्स का नियम था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स का नियम था। देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है नहीं रहता है? तो मैं आपको बताऊं, बोलते हैं ना बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉयल के नाम पे रखा गया। बॉइलिंग मतलब बोलते हैं ना कि अंडा बॉयल कर लो, अब तो समझ रहे हो, अंडा बॉयल कर लो, ऐसे वो बॉयल था ये बॉयल है। तो यानी कि अंडे को बॉयल करना मतलब वैज्ञानिक का नाम बॉयल, इसका मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल का नियम लगता है। तो समतापीय प्रक्रम में किसका लगेगा? चार्ल्स का। ठीक है, अन्य सभी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूजन बेटा है आपका, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक लिख गए? तीसरा लिखो पीवी ग्राफ, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v, इंग्लिश में लिख सकते हैं राइट एंगल हाइपरबोला। इसको एक्सप्लेन करता है ये राइट एंगल हाइपरबोला को। बना भी सकते हैं, आगे बना रखा, हटाओ, बनाओ इसे ग्राफ को। प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है? प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम एंड किसका ग्राफ है ये? आइस राइट एंगल हाइपरबोला, समकोणीय अतिपरवलय। प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। यहां तक हो गया? चौथा पॉइंट डालिए, इसमें क्या जीरो होता है? आंसर है डेल्टा यू जीरो होता है। इसमें क्या जीरो होता है? डेल्टा यू। ये थर्मोडायनामिक्स की 5वीं या 6वीं क्लास होगी, और इसमें मैंने सबसे पहले भी बताया था आपको तीनों के बारे में, तीनों कब कब जीरो होते हैं, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और डब्ल्यू में। इसमें डेल्टा यू जीरो होता है। क्या होता है इसमें? डेल्टा यू जीरो। उसके बाद 5वां पॉइंट, इसमें उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा? लगाओ, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू। नोट डाले के लिख लो, सबसे बेकार प्रोसेस कहलाता है ये, इसीलिए सबसे बेकार प्रोसेस है, इसीलिए ये सबसे वेस्टेज वाला प्रोसेस है, इसका कोई यूज नहीं होता, ये यूजलेस प्रोसेस है। यहां तक आ गए? क्या पॉइंट हो गए? 5। 6वां लिखो, ये प्रोसेस बॉयल के नियम पर काम करता है, बॉयल्स लॉ। यह प्रोसेस बॉयल्स लॉ के नाम पर कार्य करता है। यह प्रोसेस बॉयल्स लॉ पर कार्य करता है। अब सुनो, थर्मोडायनामिक्स बच्चे को 12th क्लास में या 11th क्लास में जब पढ़ाया जाता है, तो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि नहीं? फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स में पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला टीचर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। और दिक्कत ये हो जाती है कि जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो जो फिजिक्स में होता है वो केमिस्ट्री में नहीं, और केमिस्ट्री में होता है वो फिजिक्स में नहीं। पढ़ने वाला एक ही बच्चा होता है, टीचर दो होते हैं। टीचर अपनी जगह सही होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि वो क्लियर नहीं करते लोग। यहाँ आपको मैं एक ही बार में क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ही चीज में होता है, वर्क डन में। वही क्वेश्चन तो आपका फिजिक्स में जिसमें आंसर आ रहा है प्लस का 40 जूल, और वही क्वेश्चन मैथ आपका केमिस्ट्री में उसका आंसर आ रहा है माइनस का 40 जूल। और क्वेश्चन में आप एक एक शब्द मिला लेना, कहीं मैच नहीं करेगा, कहीं में ये नहीं अंतर होगा कि एक एक शब्द बिल्कुल सही होगा। तो बच्चा बोलता है केमिस्ट्री में माइनस में दो, फिजिक्स में प्लस में दो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स में हम किसी भी लैब में केमिकल के अंदर नहीं होते, हम केमिकल से बाहर होते हैं, जबकि हम फिजिक्स में एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। फिजिक्स है एटमॉस्फेयर, और केमिस्ट्री है ओनली केमिकल लैब वाला, और लैब के बाहर होते हैं हम, मतलब केमिकल के बाहर। तो केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? केमिस्ट्री में काम किया जाता है किसी सिस्टम पर बाहर से, बाहर से। और फिजिक्स में काम किया जाता है किसी भी सिस्टम पर अंदर से। मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है उसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने गुब्बारा लिया
और गुब्बारे में एयर भर दी, ऑक्सीजन O2 हुई, जिससे अंदर व्यक्ति जीवित रहे, इसीलिए भरिए नहीं, कुछ भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक व्यक्ति बाहर खड़ा कर दिया। बोला समझ में आया? अब ये फोर्स लगा रहा है और इधर ये फोर्स लगा रहा है। ये आपके लिए केमिस्ट्री है और ये आपके लिए फिजिक्स है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो फिजिक्स में अंडर काम करते हैं और केमिस्ट्री में आउट से काम करते हैं, बाहर से। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर ये इसको कंप्रेस कर पा रहा है तो इसका वॉल्यूम घटाया तो इसका वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हम फिजिक्स में बात करें, ये इसको कंप्रेस कर पा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा तो ये पॉजिटिव काम करेगा। तो इसमें जो होता है वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होता है, लिखाए थे नहीं लिखाए थे? लेकिन इसमें वॉल्यूम घटा तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यह कंडीशन आपकी उल्टा होता है, समझ गए आप? तो यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ वॉल्यूम के घटने से वर्क डन पॉजिटिव मिल रहा है। बात समझ गए? क्योंकि ये जो है बाहर से काम करते हैं, केमिस्ट्री में हम बाहर से काम करते हैं और फिजिक्स में हम अंदर से काम करते हैं। तो वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वर्क डन को 2 बार पढ़ाऊंगा एक साथ। कैसे? इन चारों प्रोसेस में अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वर्क डन अलग से और पढ़ाऊंगा, प्रोसेसों से अलग से, डिफरेंट तरीके से। जैसे क्वेश्चन में माइनस और प्लस का सेंस ही नहीं रहेगा, इसीलिए चारों प्रोसेसों के वर्क डन अलग पढ़ेंगे और वैसे अलग पढ़ेंगे। जब बच्चे को ये बोर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको ये बताया जाता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद होता है बच्चों को वर्क डन का। कौन सा? P इंटू डेल्टा वी, ओनली P इंटू डेल्टा वी, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता। लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता P इंटू डेल्टा वी कौन से प्रोसेस का है, या आइसोबैरिक प्रोसेस का है, यानी कि समदाबीय प्रक्रम का है। आइसोथर्मल में लगता ही नहीं है P इंटू डेल्टा वी, कैसे लग जाएगा? वहां P भी कांस्टेंट है, वहां पे ये तो नहीं लग जाएगा। तो अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग लगता है। यही कारण है कि इसके न्यूमेरिकल बच्चे कर नहीं पाते। लेकिन मैं आपको वादा दे सकता हूं कि कंपटीशन में कभी भी इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने को आएगा। इसीलिए हम वर्क डन को जो समझने वाले हैं उसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से। मेरे पास अब ये अगला पॉइंट आ रहा है, 5 हो गए, 6 हो गए होंगे, 6 हो गए होंगे ना? नाम भी तो लिख लिया आपने, 6वां। अब मेरा 7वां पॉइंट समझो, वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और वर्क डन निकाल लिया तो डेल्टा क्यू भी आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू वर्क डन के बराबर है। भाई गधे ने प्रेजेंट ऑफ माइंड रहो, डेल्टा क्यू बराबर क्या है? डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बता दिया तो डेल्टा क्यू तो भी तो हो जाएगा, और डेल्टा यू हो ही गया। और किसी भी प्रोसेस में हमें तीनों को डिफाइन करना चाहिए, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे डेल्टा यू 0 हो ही गया, अब मैं क्यू को डब्ल्यू को डिफाइन कर दूं तो डब्ल्यू क्यू भी तो हो जाएगा। अब मैं आपको डब्ल्यू डिफाइन करने वाला हूं, तो इसका जो डब्ल्यू होता है उसका एक अलग फॉर्मूला लगता है, एनआरटी ln v2 अपॉन v1। हम यहाँ पर पूरा जो काम करेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा सर वो भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में वो केमिकल का नाम ले दिया उसने, केमिकल का, उसने बोल दिया मीथेन गैस के द्वारा किया गया कार्य, फॉर्मूला पलट जाएगा, v1 अपॉन v2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके पूछा गया कि किसी भी सिलेंडर में मीथेन गैस भरी गई, उस मीथेन गैस पर हम जो कार्य कर रहे हैं, तो आप कार्य कर रहे हो, बाहर खड़े होगे कि नहीं होगे? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाएगा बाहर, इसीलिए मैंने वो मिटाई नहीं है स्लाइड, बढ़िया तरीके से समझ पाए आप। बाहर खड़े होंगे तो आप केमिस्ट्री है, और अंदर खड़े होंगे तो आप फिजिक्स है। जब आप अंदर खड़े होंगे तो आप अगर इसे बढ़ा देंगे तो आप कार्य कर रहे हैं, और ये घट गया तो तुम पे कार्य हो गया। समझ में आया? और जो तुम करोगे तो पॉजिटिव, और तुम पे हो गया तो नेगेटिव। इधर तुमने इसको घटा दिया तो तुमने किया है, और ये फूलता ही जा रहा है तो तुम पे ये कर रहा है। एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है, बट बड़ा क्लियर करना है आपको। यहाँ जाओ, पहले हम ये समझने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनआरटी ln v2 अपॉन v1। इसको देखकर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि v2 और v1 से बड़ा है। तो अगर यहां से हमने कैसे लिया, if v2 ग्रेटर देन v1, तो आपको पता है कि ln v2 अपॉन v1 जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अबे लॉग की वैल्यू तो पता होंगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, अरे याद है? जब log 1 की वैल्यू 0 है तो 1 से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, 1 से नीचे आएंगे नेगेटिव। log 1/2 नेगेटिव। log में जो अंदर मटेरियल है
वो अगर 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिव होता है लॉग, और 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव। और अगर V2 बड़ा होगा V1 से तो V2 अपॉन V1 बड़ा होगा 1 से, तो लॉग की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। तो आपको पता चल गया कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, और यदि वॉल्यूम घट गया तो आपको पता है कि ln की जो वैल्यू होगी ln V2 अपॉन V1 क्या होगी इसकी, नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों पॉइंटों को मन से याद कर लेना। मैंने पढ़ाया बहुत अलग तरीके से, लेकिन आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, मैं तो प्रूव कर रहा हूं। पता है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन, और वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन। बढ़ने पर पॉजिटिव और घटने पर नेगेटिव, सिंपल सी बात है, फिजिक्स से वो अंदर बैठे हैं हम उसके। वॉल्यूम बढ़ाओ, कंप्रेस करो, गुब्बारे को फुलाओ, तुम काम कर पाओगे। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, और तुम खूब ताकत लगा रहे हो, गुब्बारा पिचकते ही जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कार्य हो रहा है, घुट के मर जाएंगे, उसमें वर्क डन नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात चीज ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि ln को मतलब लॉग में दे रखा हो, कभी भी ln x को लॉग बनाना हो तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रख लोगे? याद रख लोगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। 2.303 nRT, अब ये लॉग हो जाएगा और 10 बेस पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? इसको भी लॉग लिख सकता हूँ, ई बेस पे ln को लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। अरे इतना तो ज्ञान होगा यार आपको, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ करा देता हूँ। 6वें पॉइंट में मत लिख लेना, ये अलग से करा रहा हूँ नोट। ln x लिख रहा हो तो इसको हम log e बेस पे x लिख सकते हैं या log x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कुछ नहीं हो तो बेस क्या होता है e। यदि आपके पास ln x लिख रहा है तो 2.303 log 10 बेस पे x हो जाता है। अब तो याद रखोगे। भी हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, किस में आया? आइसोथर्मल प्रोसेस में। और भी बना सकते हैं हम, कैसे? हम जानते हैं फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं, चिंता मत करो। हम एक चीज और जानते हैं कि हम जानते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, 2.303 nRT log 10 बेस पे P1 अपॉन P2। बोलो यस या नो? बना सकता हूँ कि नहीं? तो मेरे पास ये सब फॉर्मूले आ गए वर्क डन के फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सभी फॉर्मूले आ गए। अच्छी तरीके से कवर करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। छाप लो। एक पॉइंट और रह गया बस इसमें, क्या? स्पेसिफिक हीट, आइसोथर्मल प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट। एयरफोर्स 2019 में पूछा गया था, तभी हमने पहली बार निकाला था धड़ाक सीन एग्जाम में सीधे। सोच नहीं सकता वो होती है आइसोथर्मल की स्पेसिफिक हीट, क्योंकि बच्चों को सीपी और सीवी पढ़ाया जाता है, सीटी कभी नहीं पढ़ा होता उसने। सी सफिक्स में टी, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं सीवी, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए सीपी, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सी गामा। आपको तो इतना ऐसा नहीं लग रहा होगा नया सा, मैंने पहले भी तो अलर्ट कर दिया था आपको स्पेसिफिक हीट में। मैंने स्पेसिफिक हीट में 4 होती हैं बेटा, लेकिन हम प्रेजेंट में 2 ही पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ लिए थे? सीपी और सीवी पढ़ लिए थे, पढ़े थे। सीटी और सी गामा छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि नहीं प्रोसेस स्टार्ट हो जाते, इसलिए छोड़ दिए थे। वैसे मजा तभी आता है जब लगातार 4-5 घंटे क्लास चल रही हो, पढ़ा दे चलो नॉन स्टॉप, मन से है। संडे को मैं संडे को लेने वाला हूँ, यूट्यूब पे लूंगा। चलो ऐसा करते हैं, कल कल शनिवार है ना, कल शनिवार को फुल नाइट चलने देते हैं, है ना? तो उस पर जो करा दो उसे फिर यहाँ भी करवाओगे तुम यार दोबारा, और एक साथ। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, पर मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में। वही चीज पढ़ाई 2 दिन पहले, फिर पढ़ाओ उसे। बताओ क्या पढ़ाऊं? बता बेटा। पूरा शॉर्ट रिवीजन है ना? शॉर्ट रिवीजन ऐप से ले लो यार, उसमें बहुत बढ़िया चला रहा है। शॉर्ट रिवीजन इसमें चल नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी।
पागल हो जाएंगे। 4 घंटे में तो न्यूटन का लॉ हुआ है, न्यूटन से लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 घंटे क्लास चली है, 4 क्लास बन गई उसमें से, एक ही में से। ये हो गया यहां तक, जल्दी करो। लॉग नहीं पढ़ा आपने? लॉग, लॉग तो पढ़ लिया होगा। क्या? लॉगरिथम्स? लॉगरिथम्स अलग है, लॉग अलग है, अलग है। लॉग में तो पढ़ाया जाता है, पूरे लॉग की स्पष्टीकरण लॉगरिथम्स में पढ़ाया जाता है। ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स के एक्सपेंशन। और यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको एक एनडीए का पेपर जो अभी हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है, उसमें 3 की पावर माइनस एक्स में एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। गए थे बच्चे जो यू कहा है, क्वेश्चन था 3 की पावर माइनस एक्स में एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो जो कौन सा चैप्टर है ये? लॉगरिथम्स कहते हैं इसको। पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो आप। जो ऐप पे हम जो क्लास दे रहे हैं ना आपके रिवीजन के लिए सर्वोपरि है, वो उनसे ऊंचा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। वो आपको बहुत गजब का रिवीजन देंगी ए टू जेड। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं। शाम के टाइम पे मोबाइल पे फालतू के लगे रहते हैं ना आप लोग, फेसबुक फेसबुक इन सबको मारो डिलीट। 1 महीना रह गया एग्जाम का। फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, ये जितने भी, ट्विटर तो नहीं होगा तुम्हारा, है ना, फेसबुक होगा एंड इंस्टा होगा भाई साहब, वो तो भाई अलग ही है ना। इंस्टा होगा फालतू का, और रील्स वगैरह देखते रहते होंगे आप लोग। इन सबको इकट्ठा करो और डिलीट मारो, परमानेंट डिलीट मारो। और मोबाइल को 2 मिनट के लिए मुझे दे देना आप, मैं आपके मोबाइल में ऐसा एक फीचर डाउनलोड कर दूंगा जो कि आप कुछ भी कोशिश कर लेना ये फिर डाउनलोड ही नहीं होंगे। आपका प्ले स्टोर ही हैंग हो जाएगा। आपका कोई, आप ऐप डाउनलोड करते करते परेशान हो जाना, हैंग, मतलब आपने डाउनलोड करने की कोशिश की, तुरंत उसको सर्च करोगे, सर्चिंग दिखाएगा, बस आएगा ही नहीं। वो आ चुका होगा लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल रहेगा इससे आपके ऊपर, बढ़िया रहेगा। फालतू की चीजें सब डिलीट मारो, केवल एक या 2 ऑप्शन रखो उसमें, केवल एक ही ऐप रखो अपने पास, वो है शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप। चलो, हो गया यहां तक। अब आ जाओ 8वें पॉइंट पे, अब बात मत करो। पॉइंट नंबर 8, यहां ध्यान दो। इसमें आ रहा है स्पेसिफिक हीट। देखो बड़ा गजब का बात है इसमें, स्पेसिफिक हीट सीटी बोलते हैं इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो सीटी बोल देते हैं। तुम सोच नहीं सकते हो वो इसका आंसर है। जब ये पहली बार 2019 में 18 मार्च को पहली बार क्वेश्चन आया, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था पेपर, बच्चे घबरा रहे थे जो ऑनलाइन पेपर होगा, गुरु जी कैसे होगा। मैंने बेटा चेंजिंग है, बदलाव है, सिंपल आएगा पेपर। इस बार भी तो सिंपल आया था। जब बदलाव होता है तो सिंपल ही आता है पेपर, और उसके तुरंत बाद बहुत टफ आता है, वो आपका चांस है, ध्यान रखना। और टफ आएगा पेपर, में अलर्ट पहले भी कर चुका हूँ। एयरपोर्ट्स का पेपर बहुत डेंजर आएगा इस बार, इसलिए अच्छी पढ़ाई कर लो। तुम्हारी पढ़ाई से कभी भी बाहर नहीं जाएगा, बट लेवल अच्छा होगा उसका। जैसे कि आपसे पूछा गया सीटी बताओ, स्पेसिफिक हीट कौन के लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बच्चा सोचने में मजबूर हो गया, यार सीपी पढ़ा है F/2 इंटू आर, मतलब F/2 + 1 इंटू आर। सी भी पढ़ा है F/2 इंटू आर, गामा में भी पढ़ रखा है, लेकिन यू सीटी क्या है? ये होता है 0। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है 0। अब बच्चा कैसे सेटिस्फाई करो आप उसे? उसके लिए आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मैं आपको बाई लैंग्वेज कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल से कर सकता हूँ, एंड उसके साथ साथ बाई मैथमेटिक्स कर सकता हूँ। और बच्चे को सेटिस्फेक्शन देना है तो मैथमेटिक्स से उसको पसंद आता है, लेकिन मैं तीनों से कर रहा हूँ। सुनो, पहले समझो बाई लैंग्वेज। पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है ये हीट का ये किस्सा है, लेकिन ये हीट जो होती है वो टेम्परेचर के ट्रांसफर से क्रिएट होने वाले, जो टेम्परेचर के ट्रांसफर से क्रिएट होने वाली हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जब इसमें टेम्परेचर ही ट्रांसफर ना हो रहा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इसकी? 0। बताओ, भाई लैंग्वेज हो गया। भाई प्रैक्टिकल करना है तो समझो ध्यान से। भाई प्रैक्टिकल आपको ध्यान से समझिएगा। आपके चूल्हे में कोई भी बर्तन है, चूल्हे में नहीं, चूल्हे के ऊपर, और उसमें पानी उबल रहा है, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये चाहते हैं कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, तो आपको हीट लगातार देनी पड़ेगी,
देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? और वो हीट किस में कन्वर्ट होगी? डेल्टा यू में। क्या कोई वर्क डन आ रहा है? क्या कोई वर्क डन आ रहा है? जब वर्क डन आ नहीं रहा है और टेम्परेचर बदल नहीं रहा है तो स्पेसिफिक हीट जीरो। भाई जब उसमें वर्क डन आ नहीं रहा है, क्योंकि वर्क डन का मतलब है कि मैंने उसमें अग्नि भराई और उसमें उबलते हुए पानी ने कोई कार्य कर डाला। ऐसा कर सकता है? वो कुछ नहीं करेगा। उसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए हीट को देना पड़ रहा है बरकरार, और डेल्टा क्यू देने से डेल्टा यू बैलेंस हो रहा है। डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू के जीरो होने से कोई भी टेम्परेचर में बैलेंसिंग ही है। टेम्परेचर बैलेंसिंग है तो स्पेसिफिक हीट जीरो। मैथमेटिक्स से सुनो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी। एमसी डेल्टा टी पढ़ लो या एनसी डेल्टा टी पढ़ो, एमसी पढ़ा होगा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स में एमसी डेल्टा टी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एनसी डेल्टा टी पढ़ते हैं। फिजिक्स में मास काम करता है, केमिस्ट्री में मोल काम करते हैं, इसीलिए दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सी को निकालूं तो डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी, जीरो नहीं इनफाइनाइट हो रही होगी यार। हाँ कोई बात नहीं, जीरो नहीं हो रही, इनफाइनाइट हो रही। नॉट डिफाइंड मतलब। हाँ जी, तो अगर मैं डेल्टा क्यू, एक बात तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, डेल्टा क्यू जीरो नहीं हो सकता, मास का भी जीरो हो नहीं सकता, तो बच गया क्या? डेल्टा टी जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है कि नहीं होता है? भाई T1 बराबर T2 होता है। यानी कि आपके पास सी आ गया कोई भी वैल्यू अपॉन जीरो। यस या नो? तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो सी टी जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, जीरो नहीं होता, वो सी गामा होता है। बात आई समझ में? यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या रहती है? नॉट डिफाइंड रहती है। नॉट डिफाइंड ही तो रहेगी जब टेम्परेचर का बैलेंस रहेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। 8वां पॉइंट ये याद रखें, इंडियन एयरफोर्स 2019 18 मार्च, पहला दिन पहला पेपर ऑनलाइन का, नई शुरुआत। ठीक है, तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन तो वही था, पहला क्वेश्चन था उसका 4.9 मीटर की हाइट से किसी वस्तु को छोड़ें तो पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लेगी। धड़ाक सारे नोट्स के क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल तक, तभी तो ठोक दिया था बच्चों ने 25 में से 25। नोट करो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कवर हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस लिखो। नेक्स्ट डालो दूसरा, सेकंड डालेंगे आइसोगोरिक प्रोसेस, समायतनिक प्रक्रम। आइसोगोरिक प्रोसेस, आइसोगोरिक ही तो बोलते हैं, आइसो आइसोवेरिक होता है वो, समदावी है ना, आइसोगोरिक बोलते हैं। इसमें सी एच कॉमन होता है। आइसोगोरिक जिसमें क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। डालो कौन सा है सेकंड पॉइंट? समायतनिक प्रक्रम, आइसोगोरिक प्रोसेस लिखो। पहला पॉइंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट, P बराबर है nRT, तो यहां से हम P प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? T। तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्पीड में लिखते जाओ मेरे साथ, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तीसरा ग्राफ बनाओ इसका, प्रेशर और टेम्परेचर का। देखो सुनो, प्रेशर और टेम्परेचर कभी जीरो नहीं होते, तो जीरो से स्टार्ट मत करना। ये बाई बराबर mx तो लिख रहा है, बट जीरो पे मत पहुंचा देना, क्योंकि प्रेशर किसी का जीरो नहीं होता, और टेम्परेचर, प्रेशर एक बार को मान सकते हो जीरो, कहाँ? वैक्यूम का। लेकिन टेम्परेचर किसी का जीरो नहीं मान सकते हम। सर जीरो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन लेता है? केल्विन में लेते हैं। और 0 केल्विन कभी हो सकता है? भाई 0 केल्विन नहीं हो सकता, वस्तु गायब हो जाएगी। मिनिमम -273 तक पहुंचता है, तो -268 तक। वो भी कौन सी गैस टेम्परेचोमीटर है? हीलियम गैस टेम्परेचोमीटर मापती है उसको भी। ठीक है, मैग्नेट -273 तक माप लेती है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, अगला चौथा लिखो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखो। इसमें क्या जीरो होता है बताओ? इसमें W जीरो होता है,
इसमें क्या रहता है, वर्क डन जीरो, कार्य जीरो रहता है इसमें। पांचवा लिखो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू डेल्टा यू। इसको हम आइडियल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, पिछला वाला बिल्कुल बेकार। आइडियल प्रोसेस जिसका एक एप्लीकेशन है क्या है, कार्नोट इंजन, लिखते जाओ। ओके तो फिर देखो, इसे आइडियल प्रोसेस कहते हैं और इसका एप्लीकेशन है कार्नोट इंजन। छठवां, स्पेसिफिक हीट सीवी, सीवी क्या होती है इसमें, F/2 इंटू आर, या गामा अपॉन गामा आर अपॉन गामा -1। हो गया, सीवी होता है F/2 इंटू आर या आर अपॉन गामा -1। क्लियर है? इसमें कोई नियम नहीं लगता। अगला डालो, तीसरा पॉइंट, किसी पे बेस्ड नहीं है और ना ही किसी के लॉ पे है। पहला वाला तो उस पे है ना, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होता है, बॉयल्स का नियम ही होता है। डालो तीसरा पॉइंट, समदावीय प्रोसेस, समदावीय आइसोबैरिक प्रोसेस, समदावीय प्रक्रम, समदावीय प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस। पहला डालो इसमें, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। दूसरा डालेंगे पीवी बराबर एनआरटी, यहां से P प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा डालेंगे VT ग्राफ, आंसर लिख देंगे स्ट्रेट लाइन, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जीरो को टच मत मार देना, थोड़ा अलग करके लगाना, और बिल्कुल बैलेंस बीचों बीच में, तो काम मत देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाई बराबर एम एक्स लिख रहा है, ये होता नहीं आपके पास बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाई बराबर एम एक्स होता है, सीधा ही तो बनता है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, या चार्ल्स के नियम पर बेस्ड है, या चार्ल्स के नियम पर आधारित है। कौन सा लॉ लगता है इसमें, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम पर आधारित है। पांचवा, ये सबसे डिफरेंट लॉ होता है, इसमें कोई जीरो नहीं होता। इसमें डेल्टा यू कॉमा डेल्टा क्यू एंड डब्ल्यू, तीनों में कोई शून्य नहीं होता, कुछ जीरो नहीं होता इसमें। इसमें डेल्टा यू डेल्टा क्यू एंड डब्ल्यू तीनों में कोई जीरो नहीं होता। छठवां, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इसमें कैसे लगेगा फिर, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे लगेगा। क्या गैल, अलग प्रोसेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट डालो, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन प्रोसेस, इस प्रक्रम में किया गया कार्य। सातवां पॉइंट, इस प्रोसेस में किया गया कार्य P इंटू डेल्टा V, ये होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। यहां से दो केस, वही सेम, V2 बड़ा हुआ V1 से तो पॉजिटिव, V2 बराबर हो गया V1 के तो जीरो, और V2 छोटा हो गया V1 से तो नेगेटिव। वर्क डन, वही चीज पढ़ रहे हैं, वही चीज रिपीट में आ रही है। वॉल्यूम बढ़ने से पॉजिटिव, घटने से जीरो,
कांस्टेंट रहने से वर्क डन 0, घटने से नेगेटिव, कांस्टेंट रहने से 0। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम इसका, P बराबर एनआरटी होता है, तो इसको हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं डिफरेंस, तो इसको हम एन आर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इस प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव, घटने से नेगेटिव, कांस्टेंट रहने से रिडक्शन 0। इस प्रोसेस में समझ गए आप, क्वेश्चन कहा गया आपको कि अगर समदाबीय प्रक्रम है उसमें टेम्परेचर समान है, एक तो तुम्हारा दाब नहीं आता होगा, टेम्परेचर नहीं आता होगा, वॉल्यूम वैसे ही नहीं आते जाओ, तो वर्क डन 0 जगह, या भाई यहां से निकाल सकते हो टेम्परेचर समान है तो। यहां तक हो गया। स्पेसिफिक हीट लिखो, विशिष्ट ऊष्मा 8वां पॉइंट, स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होता है फॉर्मूला, F/2 + 1 × R। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नहीं, ये सब फॉर्मूले 50 बार लिखाऊंगा, अपने आप याद हो जाएंगे। हो गए होंगे अब तक, तो नहीं हुए तो फिर बाढ़ में जाओ। गामा R अपॉन गामा -1, ये आ गया हमारे पास सीपी स्पेसिफिक हीट। इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अलग बनेगा। 9th पॉइंट, भाई डेल्टा क्यू तो बन नहीं सकता, डेल्टा क्यू तो सीधे सीधे अगर आप डेल्टा क्यू पूछ रहे हैं तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा डी, ले साहब डेल्टा क्यू हो गया। फिर 9वें पॉइंट पे 10वें पॉइंट पे आ जाओ, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है इसमें P × डेल्टा बी अपॉन गामा -1, स्पेशल है ये, P × डेल्टा बी अपॉन गामा -1। क्या हुआ, उसी की कैलकुलेशन से बनाए, वहीं से आ गया सीपी की वैल्यू लगा के। सीपी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, F/2 × गामा, और उसकी वैल्यू लगा दी है P × डेल्टा बी। सीपी की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, P बराबर एनआरटी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास, P डेल्टा बी अपॉन गामा -1। तो बहुत से बच्चे यही समझते हैं कि केवल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है रुद्धोष्म उसमें गामा आता है, लेकिन नहीं, इसमें भी आता है, क्योंकि इसमें कुछ जीरो नहीं होता, और जब कुछ जीरो नहीं होता तो डेल्टा क्यू जीरो नहीं है तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। समतापीय प्रसार को दाब बोलते हैं, और रुद्धोष्म प्रसार को गामा पी बोलते हैं। डायरेक्ट पूछे गए ये दोनों क्वेश्चन। कवर हो गया ये, चौथा डालिए। 4th नंबर, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ईमानदारी से तो ये प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर होती है। डेफिनेशन लिखाई तो, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे ये प्रोसेस ही नहीं है, नहीं तो बुरा मान जाएगा, इसीलिए आप शॉर्ट में लिख लीजिए, इसमें तो हीट ट्रांसफर नहीं होती। पहला लिखो, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, नीचे लिख देना डेल्टा क्यू 0। इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होती, डेल्टा क्यू 0। दूसरा लिखेंगे, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा इसमें, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये 0, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बराबर 0। कहने का मतलब है कि आपने प्रोसेस में जो मटेरियल डाला उसको नेग्लेक्ट करके साइड में खड़े हो जाओ, अब आपको कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सामान मंगाया मैंने और वो गर्म है, जैसे चाय, और वो गर्म लगातार बनी रहे, तो मुझे किस में भर देते हैं, थर्मस में, और थर्मस में भर देते तो कनेक्शन खत्म हो गया, किसका, एयर से, किसका, चाय का, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सुबह से शाम तक। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे चल के आपका सिलेक्शन होगा, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे,
फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों को और पत्नी को लेके जाओगे, तो बच्चा जो होता है वो दूध पीता है, और जब दूध पिएगा तो दूध जब आप गाय का लेके जा रहे होंगे, गाय का, जब गाय का अगर दूध लेके जा रहे हैं तो उसको आपने गर्म किया। अब आपका सफर है कम से कम 18 से 19 घंटे का, तो अब आप क्या करते हैं, थर्मस में रखते हैं दूध को, और थर्मस में जब दूध रखेंगे तो जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा। कोई भी सामान खराब कब होता है, जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहता है। अमूल जैसी ढेर सारी कंपनियां हैं, हमारा नॉर्मल दूध थनकड़ो सुबह रखो, केवल 4 से 5 घंटे में बिना गर्म किए वो खराब हो जाएगा। 4 से 5 घंटे में आपने गर्म करके रख दिया है तो वो 17 से 18 घंटे चल सकता है सर्दियों में, गर्मियों में 8 से 9 घंटे चल सकता है, वो खराब हो जाता है। जबकि वो दूषित दूध जो कि कंपनी के थ्रू आ रहा है वही दूध है वो, लेकिन और ज्यादा दूषित कर दिया गया है। वो कोई किसी की लिमिट लगी होती है, एक्सपायरी डेट लगी होती है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, अब तो 15 दिन लगी आ रही है। वो दूध खराब नहीं होता जनाब, उसको आप फाड़िए पन्नी से सीधे पी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी में बेनिफिट ही देता है उसमें, क्योंकि एंटीबॉडी भी रहती है एंड केमिकल्स भी रहते हैं अच्छे वाले, तो ये रहता है। अब आपका क्वेश्चन उठता है वो खराब क्यों नहीं हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण। क्या प्रॉब्लम थी, संपर्क खत्म कर दिया है एयर से। किसी भी सामान को कौन खराब करेगा, एयर, अन्यथा वो खराब हो ही नहीं सकता। ये सर फिर एक काम करते हैं, एयर का संपर्क तोड़ देते हैं, किसी स्टील के बर्तन में ढक्कन लगा के कस देते हैं रसगुल्ले, 1 साल बाद देखेंगे ऐसे मिलेंगे। एक्चुअली स्टील का बर्तन है, एयर से संपर्क खत्म हुआ, स्टील के साथ है एयर का, और स्टील का उसके साथ है जो अंदर मटेरियल है, इसीलिए ट्रांसैक्शन हो रहा है हीट का, और हीट का ट्रांजेक्शन होने से वो खराब हो नहीं होना, इसीलिए थर्मस में रखते हैं। जब ट्रांजेक्शन बंद हो जाता है तो फिर हीट का ट्रांसफर बंद हो गया तो अब कोई खराब होगा ही नहीं वो, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो हीट के ट्रांसफर को रोकता है। इसमें हमने ये देखा कि उसमें ऊष्मागतिकी का ये क्या है, हीट का ट्रांसफर ही रुक गया, यानी आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, वर्क डन किया, दोनों का सम जीरो आ रहा है। परफेक्ट जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ अवश्य आता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, जो थर्मस बनाया जाता है, यहां तक हो गया, जो थर्मस बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, गौर देना, ये थर्मस का अंदर वाला हिस्सा है जो कि बहुत चमकीला होता है। चमकीला क्यों, क्वेश्चन सुनो, क्योंकि चमकीला होगा खुरदरापन कम होगा, खुरदरापन कम होगा तो हीट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, बात समझ में आई। दूसरा, फिर इसके साइड यहां पॉलिश होती है, और ध्यान से सुनते जाओ अच्छी तरीके से, क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे। ये पॉलिश होती है, हो गई साहब। अब एक प्लास्टिक का कनेक्शन लिया जाता है, प्लास्टिक का कनेक्शन लिया जाएगा, ये प्लास्टिक है। अब ये जो प्लास्टिक का कनेक्शन है, इसमें यूं कहते हैं वैज्ञानिक, ये प्लास्टिक का कनेक्शन, इससे संपर्क मत करना, और संपर्क नहीं करोगे तो ये बजेगा नहीं, इसमें कहीं टच नहीं करोगे तो। अब दिक्कत इस बात की है कि इसको हमें थोड़ा थोड़ा यहां टच करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, भाई इसमें जॉइंट रहे, इसीलिए। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये 4 कनेक्शन है, ये हीट का ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए थर्मस में प्योर आइडियल नहीं होता। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने कुछ भरा, 10 घंटे 15 घंटे बाद 99 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहां गायब हो गया, इन चारों कनेक्शनों से। थर्मस आप लेके आए, थर्मस आप जब मिल्टन का ले रहे थे तो वो बोला भैया सावधानी से गिरा मत देना, प्लास्टिक की बोतल ले लेना, खूब गिरा के देख ले, तोड़ मरोड़ के देख ले, जंप दे के देख ले। थर्मस को क्यों नहीं गिराने देता, क्योंकि थर्मस अगर गिरा तो थर्मस बजने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि ये जो जॉइंट है ये टूट जाते हैं, इससे ये बजते हैं इसमें, और जॉइंट हट गया तो ये टेढ़ा हो जाएगा और इससे पूरा संपर्क ले जाएगा, और पूरा संपर्क ले जाएगा तो वो काम कम करेगा, कम करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। लंबे समय तक यूज करने के बाद थर्मस का काम कम होता चला जाता है नए के कंपेयर, क्योंकि उसका अंदर वाला चमकीला हिस्सा खुरदरा होता चला जाता है, पॉलिश जो है। अगला पॉइंट आता है कि थर्मस में कभी भी जो आप सामान भर रहे हैं वो ऊपर तक मत भरो, क्योंकि ऊपर तक भरने के बाद ढक्कन लगा रहे हैं, ढक्कन से संपर्क बना दिया आपने उसका, और ढक्कन स्टील का होता है, उसमें भी अंदर प्लास्टिक लगी होती है, सब कुछ होता है, बट प्लास्टिक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसके साथ, क्योंकि प्लास्टिक मैं मानता हूं नॉन कंडक्टिव होती है, हीट की कुछ अलग होती है, बट प्लास्टिक भी तो गर्म होगी तो उसके साथ साथ वो हीट को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपका थर्मस लिया जो साहब पानी पी लो, बाहर से ठंडा है चिल्ड, जैसे खोला मुंह बोर्ड गया, अंदर बिल्कुल गर्म है। बात समझ में आई।
ये होता है आपके थर्मस का खेल। और ये किस प्रोसेस पे काम करता है? एडियाबैटिक प्रोसेस पे। बोला समझ में आया कि नहीं? इसमें प्रॉपर थर्मस को है। आइडियल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कनेक्शन यहाँ होते हैं। यही कारण है कि नॉर्मल बोतल लेके आओ आप, जितनी बड़ी दिख रही होगी उतना पानी आ जाएगा। थर्मस लेके आए, देखो भैया तुम्हें 2.5 किलो का थर्मस लाना है, तो उसको इतना बड़ा लेके आना पड़ेगा, कम से कम 5 किलो का, 5 किलो से भी ज्यादा 7.5 या 10 किलो का लाना पड़ेगा, जो उसमें 2.5 किलो मटेरियल आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका सरफेस होता है ना, उतना इसमें अंदर गैप नहीं होता। समझ में आई बात? थर्मस में इतना मोटा तो लेयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 3 लेयर होती है। पहली लेयर चमकीली लेयर जो बनाई जाती है क्वार्टज की, इसलिए महंगा आता है। महंगे का कारण क्या है? क्वार्टज। जो अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है? क्वार्टज की। क्वार्टज क्या होता है? जो आपने ऑडी मर्सिडीज जो गाड़ी देखी, इनके साइड वाले शीशे देखे, बुलेट प्रूफ होते हैं, वो क्वार्टज के बने होते हैं। समझ में आए? हीट का ट्रांसफर नहीं करने देते। आप इनका ऑडी मर्सिडीज गाड़ियों को आप धूप में क्या, कितनी भी अग्नि में आप उसको तबा दीजिए, नीचे से आग बढ़ जाएगी, लेकिन शीशों में कुछ नहीं होगा, शीशे में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नॉर्मल लोकल गाड़ियां जो होती हैं, धूप पड़ रही हो, बाहर की गर्मी सीधा अंदर, एसी काम नहीं करता है। इन गाड़ियों में हीट ट्रांसफर ही नहीं होती। इसमें बॉडी से ट्रांसफर होती है, बॉडी में ऊपर प्लेट लगी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो नॉर्मल गाड़ियों में भी होती है। वो गाड़ियां होती हैं उनमें हीट कहां से ट्रांसफर होती है? शीशों से। इसीलिए शीशों के साइड में क्या लगा के रखते हैं लोग? ब्लैक कारपेट रखते हैं कि नहीं? ब्लैक कारपेट लगा के रखते हैं, जिससे कि हीट आए, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से वहीं लौट जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है। तो ये हमारा पॉइंट था। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ किसकी तरह, मतलब फर्स्ट लॉ में अगर हम काम करेंगे तो इसकी तरह काम करेगा। नोट कर लो इसे। हो गया यहां तक? फिर उसके बाद लिखो एप्लीकेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम का अनुप्रयोग। आंसर लिख देना थर्मस। चलो आज बस यहीं तक पढ़ेंगे, टाइम काफी हो गया। अब एक काम करेंगे दोस्तों, कल थोड़ा सा और पढ़ाया जाएगा ये, फिर हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है साउंड। क्या स्टार्ट करेंगे? साउंड स्टार्ट करेंगे। साउंड वेव वगैरह, ये थ्योरी वगैरह ये सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना? साउंड वेव वगैरह ये सब पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बैच में। जय हिंद।